हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी कॉमर्स के दिसंबर 2022 के जो पीवाईक्यू हम कर रहे थे, है ना, जो कि 4 मार्च 2023 को पेपर कंडक्ट हुआ था। शिफ्ट 1 का कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं कहाँ तक हमने कवर कर लिया था। आई थिंक 30 नंबर क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया था, वो देख लेते हैं एक बार। उसको आप जो पिछली वीडियो पड़ी हुई चैनल पे, वहाँ से कवर अप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कवर करके आ चुके हैं ना। उसके बाद देखते हैं अब यहाँ पे क्या है बाकी है। उसके बाद देखें तो री इंश्योरेंस वाला टॉपिक हमने कर लिया था इसमें। 30 मार्केट ये भी हो गया था, 35 भी हो गए थे, ठीक है, 35 तक हो गए थे। उसके बाद और आगे देखते हैं। ऑलरेडी हैकिंग का ये हो गया था। हाँ, हमने क्या 35 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। और हमने पिछली वीडियो में यहाँ पे छोड़ा था कि सेक्शन क्या होते हैं, वो हम पढ़ लेंगे आईटी के सेक्शन। तो यहाँ से कर लेते हैं। देखो, सेक्शन 66B आईटी एक्ट का। आईटी एक्ट कौन सा? आईटी एक्ट जो 2000 होता है ना। ये यहाँ लिखा हुआ भी हुआ है 2000 है आईटी एक्ट। तो इसके करने वाले हम जो सेक्शन दे रखे हैं। तो देखो 66B में क्या है कि आईटी एक्ट डील करता है जहाँ पे पनिशमेंट दी जाए विद द पनिशमेंट ऑफ डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर, यानी कि एक तरीके से क्या है यहाँ पे, कंप्यूटर रिसोर्सेज को चुराना और कम्युनिकेशन डिवाइस को चुराना। तो वो 66B के अंतर्गत आता है ना। उसके बाद 67B में देख लेते हैं क्या था कि 67B में क्या है कि पनिश करना जहाँ पे चाइल्ड को पोर्नोग्राफी, जो पोर्नोग्राफी की बात होती है ना वहाँ पे, और 5 साल तक तो उसको जुर्माना लगा, वो जेल हो सकती है ना, और 10 लाख रुपए फाइन भी हो सकता है उसको, ठीक है ना, पोर्नोग्राफी पे। तो वो 67B में होता है। सेक्शन 28 क्या बोलता है हमारा, 2012 में जो आया था, स्पेशल कोर्ट सेल बी जुडिकेशन टू ट्राई केस रिलेटेड टू चिल्ड्रन अंडर सेक्शन 67B इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि हमने यहाँ पे कहा है ना, वही सारी चीज़ें हैं। अब 66C जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर था, जो कि हमसे पूछा गया था। तो 66C में क्या होता है, देखो, गलत तरीके से किसी की सिग्नेचर को चुरा लेना, किसी के पासवर्ड को चुरा लेना, या फिर कोई और उनकी आइडेंटिटी एलिमेंट्स को चुरा लेना विद अदर इज पब्लिशेबल विद, और उसके लिए फिर फाइन अगर वो क्या है तो 3 साल की तो जेल की हो सकती है और 1 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सिग्नेचर पासवर्ड वगैरह चुराना, ये 66C में आता है। अब सेक्शन 5 में क्या है, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर हमारे सेक्शन 5 में आते हैं। और सेक्शन, केवल सेक्शन के नाम याद रख सकते हैं ना। और सेक्शन 15 में क्या है, सिक्योर करना डिजिटल सिग्नेचर को। देखो, डिजिटल सिग्नेचर को रिकॉग्नाइज कहाँ पे किया गया, 5 में, और 15 में उसको सिक्योर करने की बात थी। उसके बाद 61 सेक्शन में क्या है कि सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुडिक्शन, ये 61 में होता है। अंदर जाने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा डीप पूछा भी नहीं जाएगा, है ना, केवल इनके सेक्शन ही याद रख सकते हैं। 62 में क्या है कि अपील करेंगे हम हाई कोर्ट में। 63 में क्या है कि कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशंस। और 64 में क्या है, रिकवरी ऑफ पेनल्टी, पेनल्टी की रिकवरी के लिए 64 है। 65 में क्या है, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। और 66 में क्या है कि हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने वाला, वो 66 में आता है। और 67 में क्या है कि पब्लिश करना किसी का ऑफेंस इन्फॉर्मेशन को पब्लिश कर देना, तो वो 67 में आता है। और 71 में क्या आता है, पेनल्टी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत तरीके से कोई भी एक मटेरियल्स वगैरह दिखा दे रहा है ना, गलत तरीके से प्रेजेंट करना है किसी भी चीज़ को, तो वो हमारा 71 में आता है। 72 में पेनल्टी की जाएगी ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, अगर किसी ने तोड़ा होगा, है ना, तो वो 72 में आता है। और 73 में पेनल्टी फॉर पब्लिशिंग फॉल्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के, गलत डिजिटल सिग्नेचर को, सर्टिफिकेट को एक तरीके से पब्लिश कर देना, वो 73 में आता है। 74 की अगर हम बात करें तो पब्लिश करना गलत तरीके से, गलत पर्पज होना, फ्रॉडलेंट पर्पज से किसी भी चीज़ को पब्लिश करना, है ना, फ्रॉड तरीके से पब्लिश करेंगे उसको, तो 74 में आएगा। और 75 में अपील फॉर ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया, ये हमारा 75 में आता है। केवल कीवर्ड से याद रखें केवल, है ना।
और क्योंकि अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वही चीज़ कवर कर रहे हैं हम यहाँ पे। और 43 में क्या आता है, पेनल्टी फॉर डैमेज टू कंप्यूटर, कंप्यूटर को डैमेज करते हैं ना, कर दिया किसी ने, तो वो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी सेक्शन 43 के अंतर्गत। ये तो हो गया हमारे 35 नंबर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब आते 36 नंबर से कि 1 दिसंबर 2022 को विच बॉडी हैंडल, यानी कौन सी बॉडी ने हैंडल किए थे ऑल कंप्लेंट रिलेटेड टू प्रोफीटरिंग अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड, कौन सी बॉडी जो है वो डील करती है, इससे रिलेट करती है, तो हमारी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, याद रखना है। CCI जो कि डील करती है, हैंडल करती है सारी कंप्लेंट को रिलेटेड टू प्रोफीटरिंग अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। पढ़ लेते क्या होता है ये। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एंटी फॉर प्रोफीटरिंग अथॉरिटी क्या है अंडर GST, तो कैबिनेट ने अप्रूव किया था क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड टेक्निकल मेंबर फॉर नेशनल एंटी प्रोफीटरिंग अथॉरिटी अंडर GST इमीडिएट फॉलो द यस्टरडे शार्प रिडक्शन इन GST रेट्स वगैरह में रिडक्शन किया गया था। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ आइटम मास कंजम्पशन वगैरह की बात यहाँ पे की गई थी। तो ये हमारा एंटी फॉरफिटिंग अथॉरिटी से रिलेटेड है। ये तो हो गया पहले का। आप देखो वीडियो को पॉज करके पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करें नीति आयोग की। देखो दूसरा पॉइंट नीति आयोग था, तो नीति आयोग भी पढ़ लेते हैं। नीति आयोग क्या होता है, एक थिंक टैंक होता है गवर्नमेंट के लिए, है ना, जो कि एडवाइस वगैरह किसी भी चीज़ के बारे में सलाह देता है गवर्नमेंट को, वो है ना। तो नीति आयोग एब्रीवेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जब पॉलिसी क्या है, ये थिंक टैंक है, ये है ना, सोच विचार की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश विच एम टू, इसका एम क्या होता है ना, कि अचीव करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को विद द कोऑपरेटिंग फेडरेशन, यानी मिलजुल के ही उसको अचीव करना। फोस्टरिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में भी ये हेल्प करता है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि ये प्रोवाइड करता है हमें स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल एडवाइस, कि देखो स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करेगा ये, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी को भी, है ना। उसके बाद फोस्टर सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन वेल इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, यूनियन लेवल पे इनके एक तरीके से कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है ये। और स्ट्रेंथन कोऑपरेशन कोऑपरेटिव फेडरेशन, यानी कि मिलजुल के किसी भी चीज़ को अचीव करना। फंक्शन क्या है इसके, कि कोऑपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरेशन रिप्लेस वन वे फ्लो द पॉलिसी फ्रॉम सेंट्रल स्टेट, सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर इंटरवेंशन करना बिटवीन द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के साथ, शेयर करना नेशनल एजेंडा को, शेयर विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें काम करना, है ना। और डिसेंट्रलाइज करना प्लानिंग को, रिस्ट्रक्चरिंग द प्लानिंग प्रोसेस इनटू द बॉटम अप मॉडल। ये सारी चीज़ें हमारी इसके फंक्शन के अंतर्गत आ जाती हैं। ऑब्जेक्ट की बात करें, अब CCI का ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, कि ये अचीव करना इनको, इट द ऑब्जेक्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंडेवर। अब कौन कौन से होते हैं इसके ऑब्जेक्ट वो पढ़ लेते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि राइट क्वेश्चन था ना हमारे इसका, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में वेरीफाई कर लेते हैं कि मार्केट वर्क करते बेनिफिट एंड वेलफेयर के, कस्टमर के वेलफेयर और बेनिफिट के बारे में काम करता है हमारा CCI, ठीक है ना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये हमारा फेयर और हेल्थी कंपटीशन की भी बात करेगा। ये इम्प्लीमेंट करता है कंपटीशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा, और ये स्प्रेड करेगा इन्फॉर्मेशन को, यानी इन्फॉर्मेशन को ऐसे फैलाएगा या ऐसे बताएगा जिससे कि बेनिफिट हो कंपटीशन अमंग द स्टेक होल्डर्स में। कंपटीशन जो होता है ना उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना एक तरीके से सही। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को और पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि कंपटीशन इज द बेस्ट मीन एंश्योर द कॉमन मैन और आम आदमी, यानी कि हैज द एक्सेस द ब्रॉडेस्ट रेंज गुड्स और सर्विस की, एक तरीके से सबको कंपटीशन प्राइस में, यानी कि कोई एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं हम कि कोई 10 रुपये में बेच रहा है कोई चीज़ को, कोई 20 रुपये में, ऐसे नहीं दे सकते, सेम प्रोडक्ट को ऐसे नहीं दे सकते। उसके लिए हम जो वो कंप्लेंट भी कर सकते हैं। विद इंक्रीज कंपटीशन इंक्रीज करना, है ना, प्रोड्यूसर विल मैक्सिमाइज करेंगे जिससे अपना इंटेंसिव इनोवेशन ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये सारी चीज़ें इसमें फेयर कंपटीशन की बात करता है ये हमारा, है ना। और
गोल क्या होता है इसका, क्रिएट और सस्टेन फेयर कंपटीशन, यानी कि अच्छे कंपटीशन भी फेयर तरीके से हो, ऐसा ना हो गलत तरीके से ना होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड। अच्छा, परसुएंस दिस गोल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था 14 अक्टूबर 2003 को अंडर द कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत, ठीक है ना। अब इट रिप्लेस द, इसने मोनोपोली और रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस को रिप्लेस किया इसने, है ना। सीसीआई कंसिस्ट द चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर, इसमें एक तो चेयरपर्सन हो गया और 6 मेंबर होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव अपॉइंट किए जाते हैं। और इनकी ड्यूटी क्या होती है, एलिमिनेट करते हैं ये प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट, जो कि गलत कंपटीशन पे गलत प्रभाव डालती है ना, उन चीज़ों को ये क्या करेंगे, एक तरीके से एलिमिनेट करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे ये, और प्रमोट करेंगे ये कंपटीशन को, है ना। प्रोटेक्ट करेंगे ये कस्टमर के इंटरेस्ट को, और फ्रीडम देंगे वो ट्रेड करने के लिए मार्केट में, है ना। अब देखो जीएसटी, अब लास्ट ऑप्शन, जो चारों ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं ना एक बार। तो अब जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें जीएसटी काउंसिल में, तो इसमें देख लेते हैं। देखो जीएसटी काउंसिल में क्या है कि एक तो चेयरमैन है हमारे, है ना। चेयरमैन भी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस रेवेन्यू की, जो 1/3 वोटिंग होता है इसमें। और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेट किया जाएगा तो वो 2/3 होता है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है ना, ये याद रखना यहाँ से। अच्छा, ईच डिसीजन मस्ट बी हैव अप्रूव, अब कोई भी डिसीजन लेना है जीएसटी काउंसिल को तो वो 3/4 मेंबर की अप्रूवल होनी चाहिए, और मिनिमम क्वारम कितना होता है उसका, 50 मेंबर का, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है जीएसटी काउंसिल का, वो देख लेते हैं कि सेंट्रल और स्टेट में टैक्स लगाना जीएसटी काउंसिल का होता है ना। और विच गुड्स और सर्विस आर सब्जेक्टेड टू, अब कौन कौन सी गुड्स और सर्विस इसके अंडर कवर की जाएंगी जीएसटी में, वो भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है ना। क्या लिमिट होगी जीएसटी की, वो भी यही डिसाइड करेगा। जीएसटी के बारे में सारे रूल्स और रेगुलेशन जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है। फ्लोर रेट, बॉन्ड फॉर गुड्स और सर्विस, फ्लोर रेट की भी बात एक तरीके से यही करेगा। डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन, कोई डिस्प्यूट मान लो कोई एक तरीके से वो हो रही हैं आपस में, भेदभाव हो रहे हैं ना, मतलब एक तरीके से डिस्प्यूट को हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि उनमें आपस में नहीं बन रही है एक तरीके से, है ना। कोई किसी भी चीज़ को रेट को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है गवर्नमेंट से, तो वो जीएसटी काउंसिल ही उसको क्लैरिफाई करेगी। वोटिंग स्ट्रेंथ क्या होता है इसका, 1/3 होता है ना। और 1/3 सीजी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा 1/3 और स्टेट गवर्नमेंट का 2/3 वोट होता है इसमें। कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो उसके लिए 75, यानी कि 2/3 नहीं, इसका 3/4 हो गया है ना, 75, 3/4 इसके लिए क्या है, कंपलसरी है ना वोटिंग। और एटलीस्ट 50 मेंबर इसके प्रेजेंट होने चाहिए वोटिंग के टाइम पे, ठीक है ना। भले ही वोट की बात 3/4 हो रही है, बट वोटिंग जब हो रही है तो 3 और यानी कि 1/2% यहाँ पे बंदे एक तरीके से मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए यहाँ पे। अब फंक्शन की बात कर लेते हैं इसमें। देखो टैक्स हो गया या फिर सरचार्ज हो गया या सेस हो गया, ये सारी अंडर जीएसटी के अंदर ही काउंट किए जाते हैं। टैक्स रेट की बात हमने पढ़ी ली थी कि ये 18% वगैरह, ये सारी चीज़ें जीएसटी के काउंसिल ही डिसाइड करता है, ये सारे फंक्शन होते हैं। लिमिट लगाना ये भी इसी के अंतर्गत आता है ना। अब मॉडल ऑफ जीएसटी लॉ फ्रेमिंग, जीएसटी के मॉडल को क्या क्या लॉ उसमें अप्लाई होते हैं, वो सारी चीज़ों भी इसी के अंतर्गत कवर की जाती हैं। स्पेशल कोई प्रोविजंस है ना, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लें, या फिर हम किसी उत्तराखंड या हिल एरिया की बात कर लें तो वहाँ पे क्या प्रोविजंस लागू होंगे, वो भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है। इट मे बी आल्सो रिकमेंड द ये मैकेनिज्म टू रिजॉल्व डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करना इसका ही काम होता है। सारे के सारे वो जो ऑब्जेक्ट में आए थे ना, लगभग वही चीज़ें फंक्शन में भी आ गई, तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट भी हो जाएंगे हमारे इसके, है ना, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 80GC के बारे में पूछा हमसे कि क्या रिलेट करता है इससे। देखो 80GC ऐसे याद रखते हैं, देखो GGB और GC, ये B है तो कंपनी के लिए है, ये ऐसे याद रख सकते हैं। बड़ी कंपनी, B फॉर बड़ी कंपनी, और C फॉर छोटा आदमी, यानी कि आदमी से क्या याद रखेंगे हम, पर्सन, ठीक है,
पर्सन कंट्रीब्यूट करेगा। तो अब देख लेते हैं। और ये देखो पॉलिटिकल पार्टी है ये, और उसके बाद देखो ये डबल जी का होता है, याद रखना। जो हमारा रेंट का होता है वो डबल जी में आता है ना। और साइंटिफिक रिसर्च हमारा डबल जी ए के अंतर्गत आता है, ये भी याद रख सकते हैं आप, है ना। अब हमने क्या, बी फॉर कंपनी, है ना। अब सी पूछा हमसे, सी में क्या, पर्सन की बात करेंगे। तो डायरेक्शन रेस्पॉन्स एनी पर्सन, देखो पर्सन बोला ना इन्होंने, पर्सन ने कोई पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूट किया, तो ये हमारा डबल जी सी में आएगा। अगर हमसे ये पूछा गया होता बी के बारे में, तो बी में क्या बताया मैंने, बी में कंपनी, बड़ी कंपनी, है ना। कंपनी से याद रखेंगे तो कोई कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है पॉलिटिकल पार्टी में, तो वो डबल जी बी हो जाएगा, है ना। चारों को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ये पूरा डायरेक्शन का चार्ट दे रखा है, 80 के डायरेक्शन जो दे रखे हैं ना वो सारे के। डी में देखो 80 डी में क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करता है ये, जो कि 60,000 तक होता है ना। प्रीमियम पेड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सेल्फ स्पाउस चाइल्ड के लिए 25,000 की बात करते हैं, और सीनियर के लिए 30,000 की बात करते हैं हम, है ना। और ये 60 साल तक, वो सॉरी 60,000 तक पहुंच सकता है ये अमाउंट हमारा। डबल डी में क्या करें कि एक्सपेंस ऑन हैंडीकैप्ड, देखो डबल डी में डिपेंडेंट की बात होगी, है ना। डिपेंडेंट में क्या है, हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट की बात डबल डी में, तो 80% वैल्यू या फिर 75%, 75,000 की बात होगी। या फिर सेवरल डिसीज है तो वो 1.25 लाख भी हो सकता है, 1,25,000 भी हो सकता है ना, वो फिक्स कर रखा है। डबल डी बी में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफिक, देखो स्पेसिफिक की बात करेंगे तो वो डबल डी में आ जाएगा, डबल डी बी में आ जाएगा। बी में स्पेसिफिक, बी से याद रख सकते हैं हम कि स्पेसिफिक की बात कर रहा है वो, है ना। वैसे बात करें अगर हम डबल डी की, तो वो केवल डिपेंडेंट डिसेबिलिटी की बात कर रहा है, जो कि 75,000 और 1.25 लाख हो सकता है। लेकिन डबल डी बी की बात करें तो वो स्पेसिफाई करेगा, जहाँ पे 40,000 और 60,000 हो सकता है, या फिर 80 की उम्र से ज़्यादा है कोई बंदा तो वो 80,000, 80 से तो 80 याद रहेगा ना, 80 से ज़्यादा के लिए 80 है, और 60 से 80 यानी कि 60 से याद रख सकते हैं 60,000 है, और 60 से कम वाले के लिए तो 40,000 है ही है। ई में, ई से एजुकेशन याद रख सकते हैं, आपके एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया हमने, है ना, तो इसका कोई अमाउंट डिसाइड नहीं है, ठीक है। डबल ई में क्या याद रख सकते हैं, होम के लिए कोई लोन लिया हमने तो वो 50,000 तक कवर करेंगे यहाँ पे डिडक्शन। 80 जी में क्या है, डोनेशन से कवर करेंगे, जो चैरिटी, जो कि 50% और 100% के अमाउंट डोनेट किए जाते हैं। डबल जी में क्या है, वही जो अब हम पढ़ के आए थे अभी, रेंट पेड बाई एम्प्लॉई ने एचआरए के लिए कोई रेंट दिया, जहाँ पे कि देखो 25,000 टोटल इनकम का, 5,000 पर मंथ, या फिर रेंट जो भी मिला हो उसमें से 10% ऑफ इनकम का माइनस कर देंगे, जो भी वैल्यू निकल के आती है वो डिडक्शन मिल जाती है। डबल जी बी में क्या याद रखा हमने, बड़ी कंपनी, कंपनी डबल जी बी में आएगा, जो कि 100% एक्चुअल जितना भी कंट्रीब्यूट किया होगा उन्होंने, उनका पूरा डायरेक्शन मिल जाएगा। और सी में क्या है, हमने कंपनी याद रखा है ना, सी में बड़ी कंपनी छोटा आदमी, है ना। तो सी में हमने इंडिविजुअल की बात की थी, सी में इंडिविजुअल की बात की थी, इसमें भी कोई लिमिट के बारे में इन्होंने नहीं बोला है। और डबल टी ए में क्या है, सेविंग अकाउंट से रिलेटेड है ये, जो कि 10,000 अमाउंट फिक्स है इसका। यू में क्या है, हैंडीकैप्ड टैक्स पेयर कैन क्लेम डिडक्शन। हैंडीकैप्ड की अगर हम बात करें तो हैंडीकैप्ड हमारा यू में आएगा, है ना। अब इसमें भी एक कंडीशन होती है यू में, कि आप या तो 80 सी का डिडक्शन ले सकते हैं, या फिर वो सी का नहीं डी का, है ना, 80 डी का डिडक्शन ले सकते हैं, जो डिपेंडेंट डिसेबिलिटी वाला था ना, ये वाला केस हैंडीकैप्ड वाला, या तो डबल डी का ले लो या फिर 80 यू का, इनमें से कोई एक ही डिडक्शन मिलता है। इसके लिए 75,000 और 1.25 लाख की बात करता है। सेवरल डिसीज है तो 1.25 लाख रुपये हो सकता है, ज़्यादा बड़ी। डबल आर बी में क्या है, रॉयल्टी के लिए, रॉयल्टी या पेटेंट के लिए डबल आर बी है, जहाँ पे कि 3 लाख रुपए तक कवर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इधर नॉट करेक्ट है। टोनेज टैक्स सिस्टम क्या होता है ना, वो पूछा हमसे। तो देखो टोनेज टैक्स सिस्टम में हमारा ये हमारी प्रीजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम भी है, ये एप्लीकेबल होता है टैक्सेशन इनकम डिराइव्ड फ्रॉम शिपिंग की इनकम पे भी लागू होता है ये। और जब टोनेज टैक्स स्कीम जो कवर की जाती है हमारी अंडर सेक्शन 115
VG के अंतर्गत, उसमें भी ये टोनेज टैक्स सिस्टम की बात की जाती है। बट अगर हम बात कर लें यहाँ पे कि ये हमारे इंडिया और फॉरेन की कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, तो ऐसा नहीं होता है ये, ठीक है ना। तो इसलिए हमसे नॉट पूछा था, तो ये राइट आंसर। अब देखो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि टोनेज टैक्स सिस्टम के बारे में हमसे नॉट पूछा, तो नॉट तो हमारा थर्ड है, बाकी के तो सही होंगे इसके बारे में। तो टोनेज टैक्स सिस्टम के ये 3 पॉइंट हमें यहाँ से मिल गए कि ये प्रीएम्प्टिव टैक्सेशन की बात करता है, ये शिपिंग एक्टिविटी की बात करता है, और ये कवर किया जाता है 115 VG में, है ना। तो इन 3 पॉइंटों को नोट कर सकते हैं। टोनेज टैक्स सिस्टम 115 VD जो कि क्वालिफाइंग शिपिंग से रिलेटेड है ना, ये देखो अभी हमने पीछे पढ़ा था, शिपिंग से रिलेटेड है ये। अब 115 VT जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टोनेज से, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टोनेज रिजर्व अकाउंट से रिलेटेड है। और VU किससे रिलेटेड है, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है ना, ट्रेनिंग से। और VT किससे रिलेटेड है, चार्टर टोनेज से रिलेटेड है। यही कीवर्ड नोट कर सकते हैं ना, बाकी हमने पढ़ चुके। और ये VE किससे रिलेटेड है, ऑपरेटिंग क्वालिफाइंग शिपिंग, शिपिंग से रिलेटेड हमने कंसिडर द सेपरेट बेनिस डिस्टिंक्ट फॉर द ऑल अदर एक्टिविटी, ये हमने देखा ना। उसके बाद VG यही था हमारे क्वेश्चन में, है ना, VG यही था। तो VG किससे रिलेटेड है, टोने कंप्यूटेशन ऑफ टोनेज टैक्स इनकम, टोनेज टैक्स इनकम का जब कंप्यूटेशन करते हैं, निकालते हैं, तो वो हमारा 115 VG में आता है, जो कि ईच क्वालिफाइंग शिप सेल डेली टोनेज इनकम, जो कि मल्टीपल्ड किया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 39 क्वेश्चन में क्या है कि टैक्स ऑन डिक्लेयर डिविडेंड पेड बाय होम। अब जो डिविडेंड कंपनी के द्वारा किसको, शेयर होल्डर को दिया जाता है, शेयर होल्डर को दिया जाता है, तो उस पे जो डिविडेंड इनको दिया जा रहा है, जो डिविडेंड इनको दिया जा रहा है, तो उस पे जो टैक्स लगेगा, वो टैक्स कौन पे करता है, वो टैक्स कंपनी पे करती है, ठीक है ना। कंपनी उस पे से टैक्स पे करके तब ही डिविडेंड देती है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, कौन पे करता है डिक्लेयर डिविडेंड पे टैक्स, कंपनी पे करती है, ना कि शेयर होल्डर पे करेगा। कंपनी डिक्लेयर करेगी कोई डिस्ट्रीब्यूशन पेड एनी अमाउंट ऑन डिविडेंड रिक्वायर्ड टू पे द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो भी टैक्स का रेट हो सकता है ना। फाइनेंशियल एक्ट 1997 ने इंट्रोड्यूस किया था प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ओनली एंड डोमेस्टिक कंपनी आर लायबल टू पे टैक्स, कोई केवल डोमेस्टिक कंपनी पे करेगी इसको। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इनकम टैक्स इंडिया, इनकम टैक्स इंडिया से कौन सा रिलेटेड नहीं है। देखो डियरलेस अलाउंस होता है, ट्रेवल अलाउंस होता है हमारा, और डिडक्शन टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर 10 नंबर भी होता है हमारा, बट 10 नंबर हमारा इससे रिलेट नहीं होता है टैक्स से, ठीक है ना। अब क्या होते हैं ये भी पढ़ लेते हैं। 10 नंबर हमारा इससे रिलेटेड नहीं होता है कि 10 का मतलब क्या होता है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इन आइडेंटिफाई, ये आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है यूज्ड बाय इंटरनल रिजर्व रेवेन्यू सर्विस के लिए इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉ। इट इज द इशूड आइदर बाई सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इशू किया जाता है, बाई द इंडियन IRS के द्वारा। अब टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर जो कि हमारा इनकम टैक्स से रिलेट करता है, जो कि 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर का होता है, जो किसके द्वारा इशू किया जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये ऑफिशियली इनकम टैक्स से रिलेट करेगा, है ना, 10 नंबर हमारा। उसके बाद अब तो ये हो गया, यहाँ से करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कवर, है ना। 40 क्वेश्चन हमने यहाँ पे